की क्लास में स्टडी करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। मींस इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, जितने फैक्ट्स है, वो सारे डिस्कस करेंगे। पहले एक्सप्लेन करते हैं इन्फ्लेशन को, उसके बाद करेंगे इससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एक कंडीशन है इकोनॉमी की जब चीजों का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है और जो करेंसी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन्फ्लेशन इज डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिफ्लेक्टेड इन जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी। जब गुड्स और सर्विस का रेट बढ़ जाए या आप कह सकते हो कि जो परचेजिंग पावर है करेंसी की वो घट जाए तो उसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन इज ए राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब एक सर्टेन पीरियड में चीजों का रेट बढ़ जाए तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। व्हेन जनरल प्राइस लेवल राइज each यूनिट ऑफ करेंसी बाय फीवर गुड्स एंड सर्विस। सपोज कीजिए, मान लीजिए 10 रुपीज की पहले कोई 2 प्रोडक्ट आते थे, लेकिन अब 10 रुपीज का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आता है। इसका मतलब है कि अब 10 रुपीज की जो वैल्यू है वो 1 रुपीज के बराबर होगी, मीन्स 1 प्रोडक्ट के बराबर होगी, जबकि पहले 10 रुपीज की वैल्यू 2 प्रोडक्ट के बराबर थी। तो फॉर एग्जाम्पल मीन्स इसको देख सकते हैं कि इस डायग्राम से ये हाउ इन्फ्लेशन हैज चेंज द प्राइस ऑफ ए कप ऑफ कॉफी ओवर द टाइम। जो पहले एक कॉफी 1970 में आती थी $0.25 की, वो घटते 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 करेंसी की वैल्यू इतनी कम होगी कि वो सेम कॉफी आती है $1.59 की। कॉफी की अमाउंट उतनी है, कॉफी की संख्या उतनी है, लेकिन रेट किसका डिक्रीज हुआ? करेंसी का। मींस पहले एक कॉफी की जो इक्वल थी वो किसके? $0.25 के, और अब कितनी होगी? $1.59 के। तो इसका मतलब है जब करेंसी की वैल्यू डाउन आ जाती है, क्वांटिटी सेम मिल रही है लेकिन करेंसी हमें उसके लिए ज्यादा पे करनी पड़ रही है, तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हैज मैनी कॉजेज बट दे मेनली ब्रेक डाउन इनटू 2 कैंप्स। हालांकि इन्फ्लेशन की बहुत सारी वजह हो सकती है देश के अंदर, लेकिन 2 मेन कैटेगरी है जिससे इन्फ्लेशन को हम जज करते हैं, जो मेन कारण है इन्फ्लेशन के। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मीन्स जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, सपोज करिए क्वांटिटी लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उससे क्या होगा? हर बंदा उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेगा, उस सर्विस को परचेज करना चाहेगा, लेकिन लिमिटेड होने की वजह से क्या होगा? उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। यू कैन सी डिमांड पुल इन्फ्लेशन व्हेन एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस लीड प्रोड्यूसर टू रेज प्राइस टू मैक्सिमम प्रॉफिट। जब एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग उसकी डिमांड करने लगे तो जो उसका प्रोड्यूसर होगा, जो प्रोवाइडर होगा, वो उसके रेट को इंक्रीज कर देगा। इट इज ए सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन द मार्केट एक्सीड द एग्रीगेट सप्लाई। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कोविड में हुआ था, कुछ ऐसी मेडिसिन थी जिनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई जितनी उनकी सप्लाई नहीं थी, तो उससे क्या हुआ? उसका रेट भी इंक्रीज हो गया। When demand for goods and services is high and supply is not adequate due to low economic output, जैसे सैनिटाइजर के साथ हुआ था। अब ये जो डिमांड के कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी, जैसे इसमें इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। सपोज करिए अगर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए और प्रोडक्ट उस क्वांटिटी में प्रोड्यूस ना हो पाए तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। मान लीजिए सभी लोग रिच हो गए, हर बंदा कार चाहता है और कार उस क्वांटिटी में नहीं मैन्युफैक्चरिंग हो पा रही, या पेट्रोल हमारे पास लिमिटेड है, तो इसका क्या होगा? रेट बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। या फिर इंक्रीज इन इनकम लेवल, लोगों की इनकम बढ़ गई है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, मीन्स अच्छी चीज़ों की, और अगर अच्छी चीज़ें कम है तो महंगी हो जाएगी। इसके अलावा ग्रोथ इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कहीं से अचानक से माइग्रेशन हो गया कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा, तो भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, मीन्स अगर हमारा बिहेवियर चेंज हो गया, जैसे हर बंदा सैनिटाइजर यूज कर रहा है आज, तो उसकी क्वांटिटी अगर लिमिटेड है तो रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके अलावा होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मीन्स जब मजबूरी में उसकी डिमांड, मजबूरी में उसका रेट बढ़ाना पड़ जाए उसके प्रोवाइडर को या प्रोड्यूसर को। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो डिमांड से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बल्कि टोटल उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे उसका रेट तय होता है। Cost push occur when producer raise price because their cost have gone up। मान लीजिए कोई चाय बेचने वाला है, अगर मिल्क बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, शुगर बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, तो उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो चाय का रेट भी बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल इट डेवलप व्हेन द फैक्टर कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्शन इंक्रीज विद द रेस्पेक्ट टू द कंसिस्टेंट डिमांड फॉर गुड्स। अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की अगर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है तो उसका फाइनल रेट भी बढ़ जाएगा। इट डिटरमाइन बाय द सप्लाई साइड, क्योंकि अगर कोई भी रॉ मटेरियल अगर महंगा होता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी महंगा हो जाएगा। अगर उस रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा टैक्स लग रहा है तो भी वो महंगा हो जाएगा।
सच एज हायर वेजेस, बनाने वाले अगर ज़्यादा वेज देनी पड़ रही है, मीन्स ऑयल प्राइस बढ़ जा रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट का रेट भी बढ़ जाएगा। अब इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन कॉज जैसे कि राइजिंग नॉमिनल वेजेस, अगर उसमें बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट आ रहा है तो उसका फाइनल चार्ज भी बढ़ जाएगा, फाइनल रेट भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जैसे डेप्रिशिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, अगर सपोज करिए कोई करेंसी का रेट बहुत ज़्यादा डाउन होता है, जैसे अभी डॉलर के कंपेयर में रुपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो उससे भी रेट बढ़ जाएगा। राइजिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, अगर रॉ मटेरियल की फॉर्म में फूड यूज़ हो रहा है या एनर्जी यूज़ हो रही है तो भी बढ़ जाएगा। जैसे सपोज करिए पेट्रोल महंगा होता है तो हमने देखा जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। राइजिंग ऑयल प्राइस, अगर ऑयल महंगा हो जाता है। हायर प्रोडक्शन टैक्स, अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दे उस चीज़ को प्रोड्यूस करने पे तो भी रेट बढ़ जाएगा। स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज़, उसको बनाने में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा उसके लिए कीमत पे करनी पड़ रही तो भी बढ़ जाएगा। अब ये इन्फ्लेशन के दो मेन कारण थे, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इस इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है? तो इंडिया के अंदर दो इंडिकेटर्स है इसको मेजर करने के लिए, एक जिसको हम बोलते हैं WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जो WPI है ये जनरली क्या होता है, होलसेल प्राइस जो चेंज होता है उस लेवल पे मेजर करता है, और CPI जो कंज्यूमर के लेवल पे, जो फाइनल कस्टमर होता है उसके लेवल पे जो चेंज आता है उसको मेजर करता है। तो WPI क्या है, इज ए इंडेक्स मेजर द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ, जो होलसेल लेवल पे चेंज आता है उसके चेंज करने के लिए यूज होता है। क्योंकि जो कोई भी सामान एक फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है उसमें एक प्रॉपर एक चैन होती है, मींस वो प्रोडक्शन यूनिट से बनेगा, वहां से होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर फाइनल कंज्यूमर। तो आपके लेवल पे कितनी कॉस्ट बढ़ी, कितना प्राइस बढ़ा, उसको CPI मेजर करता है। लेकिन जो होलसेलर को यहाँ से कितना फर्क पड़ा, कितना रेट में चेंज आया, उसको तय करता है WPI। तो इसको एक बार देख लेते। पहली चीज मींस जो WPI में किस में चेंज देखा जाता है, होलसेल में, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कौन सा चेंज देखा जाता है, जो कस्टमर के लेवल पे होता है, जो कंज्यूमर के लेवल पे होता है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी मींस चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट ए कंज्यूमर हैज टू पे फॉर कंज्यूमिंग ए बास्केट ऑफ गुड, मतलब जो फाइनली आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई होलसेलर किसी प्रोडक्ट को मान लीजिए 10 रुपीज का लाता था, अब उसको मिल रहा है वो 11 रुपीज का, मीन्स उसको 10% का इन्फ्लेशन बढ़ गया है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट सपोज करिए आपको पहले दिया जाता था मान लीजिए 10 रुपए का और अभी वो आपको दिया जा रहा है 20 रुपए का, तो आपके लिए जो इन्फ्लेशन बढ़ा पूरा 100% बढ़ गया। तो ये आपका CPI से मेजर होगा और ये WPI से। बात करें पब्लिश की, कौन पब्लिश करते हैं, तो जो WPI उसको पब्लिश करती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। CPI को कौन इश्यू करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम। तो ये दो अलग अलग मिनिस्ट्री है जो इसको पब्लिश करती है। अगर बात करें स्टेज इन्वॉल्व कौन सी होती है, ये इनिशियल स्टेज पे मेजर किया जाता है क्योंकि होलसेलर के लिए है, और ये फाइनल स्टेज क्योंकि ये कंज्यूमर के लिए मेजर किया जाता है। अगर बात करें मीन्स इनके स्कोप की, तो WPI सिर्फ गुड्स की रेट में क्या चेंज आया उसको मेजर करता है, जबकि जो हमारा CPI है वो सर्विस में क्या चेंज आया उसको भी मेजर करता है। सपोज करिए कोई डॉक्टर की फीस पहले 500 थी, अभी हो गई है 1000, तो मतलब 100% इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इसमें सर्विस भी आते हैं, इसमें सिर्फ गुड्स आते हैं। बात करें एरिया की, अगर इसमें ये फोकस करता है मीन्स ओनली बिटवीन होलसेलर और बिजनेस, मीन्स जो प्रोडक्शन यूनिट है ये कहाँ फोकस करता है, गुड दैट आर दी बीइंग परचेज बाय द कंज्यूमर, मतलब फाइनल। रेफरेंस की बात करें कब से मेजर किया जा रहा है, तो जो हमारा WPI है इसका फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होता है, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक ये चलता है, जबकि ये चलता है कैलेंडर ईयर, मतलब 1 जनवरी से इसको काउंट किया जाता है, किसको, CPI को। नेक्स्ट अगर देखें मीन्स इसकी WPI की, इसमें जो प्राइस है, बेसिक प्राइस है, वो सिंपल उनकी जो प्रोडक्शन यूनिट से जो कॉस्ट होती है और होलसेलर के बीच की जो कॉस्ट होती है वो मेजर की जाती है। इसमें ना कि मेजर किए जाते हैं, ना तो टैक्स इसमें जोड़े जाते हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन कैश जोड़े जाते हैं। मीन्स WPI डज नॉट ट्रैक सर्विस। यहाँ पे देखो WPI ट्रैक ओनली द बेसिक प्राइस ऑफ गुड विदाउट फैक्टरिंग इन अदर कॉस्ट लाइक टैक्सेस वगैरह, क्योंकि ये कॉस्ट जुड़ के फाइनली किसको देने होते हैं, कस्टमर को, कंज्यूमर को देने होते हैं। तो यहाँ पे जो सिर्फ देखा जाता है कि प्रोडक्शन यूनिट से होलसेलर के बीच सिंपली विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी सब्सिडी, विदाउट एनी अदर कॉस्ट के मेजर की जाती है। 3 मेजर इसमें सेक्टर है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स को जनरली रखा जाता है। यू कैन सी 3 मेन सेक्टर फोकस अपॉन WPI, कौन कौन से है वो,
एक तो फूड प्राइस, फूड में काफ़ी सारे फूड रखे जाते हैं, उनके एक एवरेज मीन्स एवरेज रेट को मेजर कर लिया जाता है। दूसरी कैटेगरी है फ्यूल की, और मीन्स दूसरी कैटेगरी है फ्यूल एंड पावर प्राइस की, और तीसरी कैटेगरी है प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। 3 कैटेगरी है, फूड प्राइस में बहुत सारे फूड रखे जाते हैं, फ्यूल और पावर में बहुत सारे एनर्जी सोर्स हो जाते हैं, और प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं वो तीनों कैटेगरी में रख लिए जाते हैं। सीपीआई में अगर बात करें तो इसमें 8 मेजर ग्रुप्स है, ज़्यादातर इसमें सर्विसेज है, हाउसिंग, एपरेल, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, यू कैन सी कम्युनिकेशन है, फूड है, बेवरेज है, मेडिकल है, फिर रिक्रिएशन एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज है। तो इसमें 8 मेजर ग्रुप्स होते हैं। सीपीआई की अगर बात करें इसमें, क्योंकि दोनों चीज़ें होती है, फूड भी मीन्स इसमें गुड्स भी होते हैं और इसमें सर्विसेज भी होते हैं, जबकि डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स को मेजर किया जाता है। सीपीआई के अलावा इसके अलावा इसमें 4 अलग अलग टाइप के सीपीआई होते हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर को मेजर करने के लिए। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर होता है, सीपीआई फॉर रूरल लेबर, और सीपीआई फॉर कंबाइंड होता है रूरल एंड अर्बन। मतलब अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग सीपीआई है। ओके, इसके अलावा अगर बात करें मीन्स कंपाइल करने की, तो इसमें जो पहले 3 है इनको कंपाइल कौन करता है, यू कैन सी लेबर ब्यूरो, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और जो लास्ट वन है मीन्स जो कंबाइंड वाला, इसको कौन करता है, एनएसओ, किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ऊपर वाले 3 अलग तरीके से कंपाइल किए जाते हो, लास्ट वाला एनएसओ कंपाइल करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंडर में। अगर बात करें इनके बेस ईयर की, तो बेस ईयर मीन्स अगर सीपीआई का देखें तो 2012 है, और डब्ल्यूपीआई का देखें तो 2011-12 है। तो एक सीपीआई का एक बेस ईयर ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई भी एक बैक ईयर ले ली जाती है और ये देखा जाता है उस ईयर में रेट क्या है और अभी करंट ईयर में रेट क्या। बिल्कुल सिंपली अगर बात करें एक लेमैन की तरह, जैसे सपोज करिए अगर किसी प्रोडक्ट का रेट 2012 में 100 रुपीज़ था और आज उसका रेट अगर 110 रुपये है, तो इसका मतलब हुआ कि 10% इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा माना जाता है। जबकि जनरली जो मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है वो 5 to 6% कंसिडर किया जाता है, जो अच्छा इन्फ्लेशन माना जाता है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। अगर इससे कम है तो वो फिर अलग टाइप की इन्फ्लेशन हो जाएगी, मीन्स क्रीपिंग, वॉकिंग इन्फ्लेशन। और अगर इससे ज़्यादा है तो वो हाइयर इन्फ्लेशन हो जाएगी, गैलोपिंग इन्फ्लेशन हो जाएगी। मतलब मॉडरेट इन्फ्लेशन 5 to 6% के आसपास मानी जाती है। तो मोस्टली चीज़ों का रेट देख लिया जाता है कि इस ईयर में क्या था और अभी के ईयर में क्या है, और उसकी रेट को कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से ये रेट बढ़ रही है 10% बढ़ा, अगर हमारी इनकम भी उतनी बढ़ रही है तब तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी इनकम उस तरीके से नहीं बढ़ी और इसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जो कि हार्मफुल है इकोनॉमी के लिए। बात करें कंट्रोल की, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इन्फ्लेशन के, तो इसके 2 तरीके मेनली, तो बाकी और भी तरीके होते हैं। जैसे कि पहला जो तरीका है वो हमारा क्या, मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जिसको आरबीआई अडॉप्ट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी जिसको करेंसी के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी सेंट्रल बैंक कैन यूज मॉनेटरी पॉलिसी टूल सच एज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर मान लीजिए बढ़ा दिया जाए, लोग कम लोन लेंगे, कम परचेज करेंगे तो डाउन हो जाएगी। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मींस करेंसी को श्रिंक कर लिया जाए, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है इसका मतलब है कि मार्केट में लोगों के पास पैसा है, करेंसी है। उस करेंसी को अगर आरबीआई में श्रिंक कर ले, अपने पास लेकर आ जाए, तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, रेट भी कम हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिया जाए। जैसे बहुत सारे लोग गाड़ियाँ वगैरह निकलवाते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो इसमें कमी आएगी, लोग कम फाइनेंस कराएंगे, जिससे क्या होगा, मीन्स कार की जो सेल होगी कम होगी और पेट्रोल पे भी फिर उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो ये भी किया जा सकता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट, द सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी। कुल मिला के ये कि जो पब्लिक के पास पैसा है वो श्रिंक होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। कम होने से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो ये तो मॉनेटरी पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बहुत सारे उपाय है जिनको कर सकती है गवर्नमेंट। जैसे टैक्स बढ़ा दे बहुत ज़्यादा, ताकि लोगों के पास जो पैसा है वो टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, लोगों के पास कम पैसा बचेगा, कम स्पेंड कर पाएंगे, डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। मीन्स टैक्स और रिड्यूसिंग गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर दे ताकि लोगों के पास कम पैसा आए। जैसे मनरेगा में 100 रुपीज़ पर डे दिया जाता है, तो लोगों के पास क्या है कि डिमांड बढ़ेगी, पैसे जाएगा। सपोज करो इसको 50 कर दे, तो लोगों के पास कम पैसा जाएगा, डिमांड कम होएगी। कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन विच कैन हेल्प टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इसके अलावा जैसे सप्लाई साइड मेजर हो सकते हैं। सप्लाई साइड मेजर जैसे सच एज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस,
मीन्स जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, जिसका रेट बढ़ रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाए ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। इसके अलावा सप्लाई साइड में सर्विस बढ़ा दी जाए, डिमांड कम कर दी जाए, वेज एंड प्राइस कंट्रोल कर दिया जाए कि एक लिमिट से ज़्यादा कोई भी ज़्यादा वेज नहीं लेगा, प्राइस कंट्रोल है, उससे महंगी चीज़ें नहीं हो सकती, जो एसेंशियल चीज़ें हैं तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल करके और भी कई सारे उपाय कर सकते हैं जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इन्फ्लेशन से रिलेटेड वो सारी चीजें डिस्कस की, मींस फैक्ट, टाइप, उसके मेजरमेंट सारे किए। अब एक आता है डिफ्लेशन, मींस जस्ट उसका अपोजिट इन्फ्लेशन का। जब चीजों का रेट बहुत ज्यादा डाउन हो जाए तो उसको कहते हैं डिफ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन में क्या होता है, रेट इंक्रीज होते हैं, डिफ्लेशन में क्या होता है कि रेट कम हो जाते हैं, करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, उससे हम ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विस खरीद पाते हैं। तो डिफ्लेशन एक अच्छी सिचुएशन होती है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा डिफ्लेशन होगा तो उससे डिमोटिवेट हो जाएंगे जो प्रोड्यूसर होंगे, क्योंकि अगर रेट बहुत ज्यादा डाउन होगा तो लोग गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा होता है रिफ्लेशन। अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन आ गई, बहुत ज़्यादा डाउन होगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा रिसेशन तक पहुंच गई, तो गवर्नमेंट क्या होती है कि रिफ्लेशन लाने की कोशिश करती है। मींस लोगों की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ाई जाती है ताकि वो चीज़ों को परचेज कर पाए, जिससे क्या होगा, मोटिवेशन आएगा मार्केट में, लोग प्रोड्यूस करेंगे चीज़ों को। यू कैन सी रिफ्लेशन इज यूज टू डिस्क्राइब ए रिटर्न ऑफ प्राइस ए प्रीवियस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मान लीजिए बहुत ज़्यादा डाउन हो गए पैसे, प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो गए तो लोग उस चीज़ को प्रोड्यूस करना छोड़ देंगे। तो गवर्नमेंट क्या एक मॉडरेट इन्फ्लेशन को बनाने के लिए रिफ्लेशन लाती है। मींस गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देगी, टैक्स को कम कर देगी, जिससे लोगों के पास पैसे की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। ये होता है रिफ्लेशन। तो हमने वो सारी चीजें डिस्कस कर ली जो इससे कंसेप्ट है, इससे फैक्ट है। अब इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया था। क्या होता है कि जब इंक्रीज हो जाता है क्या, प्राइस लेवल, जब प्राइस बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विच इंडेक्स इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज किया जाता है, जीडीपी, सीपीआई या एनएनपी या फिर फिस्कल डेफिसिट। अभी हमने डिस्कस किया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या हो सकता है, वेजेस कम होगी, नहीं, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, नहीं, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, नहीं, इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। जब कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ रही है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, किस वजह से होगा, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, नो, ये तो डिमांड में आ जाएगा, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, नो, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब इनपुट बहुत ज्यादा आने लगे, जब रॉ मटेरियल महंगा हो जाए तो उसको कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन। अभी हमने पढ़ा था कब, जब इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए ताकि लोगों के ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाए, पैसे कम बचेंगे तो डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। हाइपर इन्फ्लेशन, जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाए, मैंने अभी आपको बताया था कि 5 to 7% के आसपास मॉडरेट इन्फ्लेशन होती है, उससे ज्यादा है तो हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी, इन्फ्लेशन एट ए वेरी हाई एंड टिपिकली एक्सीलरेटिंग रेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज हर्ट मोस्ट बाय इन्फ्लेशन। मींस सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन का जो असर है, सबसे ज्यादा हर्ट वो कौन होते हैं, बोरोवर्स, इन्वेस्टर्स, फिक्स इनकम अर्नर्स या फिर लैंड ओनर्स। तो कौन होते हैं, फिक्स इनकम अर्नर, क्योंकि उनकी एक फिक्स इनकम होती है जबकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिससे उन पर एक नेगेटिव असर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैगफ्लेशन। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, मतलब दो कंडीशन एक साथ हो जाती है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ इज हाई एंड इन्फ्लेशन इज लो, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कंसिडर बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। अभी हमने बात की थी जब मॉडरेट इन्फ्लेशन होती है तो वो मींस बेनिफिशियल होती है इकोनॉमी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं द फ्लिप कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन। फ्लिप कर्व क्या दिखाता है, इन्फ्लेशन एंड जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हमने अभी बात करी थी ना, कई बार क्या होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ जाते हैं जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, तो उसको फ्लिप कर्व से दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फिर इसमें इन्फ्लेशन रिड्यूस टू। इन्फ्लेशन मींस क्या रिड्यूस कर देती है, रियल वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि कम प्रोडक्ट आता है अब उस मनी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मतलब जो आरबीआई करता है, आरबीआई क्या कर सकता है, रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, आपके पैसे को अपने पास रख लेगा बहुत सारे डिफरेंट तरीके से ताकि आपकी डिमांड कम हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं डिफ्लेशन इज द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें क्या होगा, डिफ्लेशन में क्या होगा, रेट कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा इसमें, डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि
प्राइस कम हो जाएंगे प्रोडक्ट्स के। वो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकर व्हेन प्राइस राइज स्लोली, जब प्राइस धीरे धीरे बढ़ते तो उसको क्या कहेंगे, मींस क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जैसे ये 3 to 4% के आसपास होगी, इसको बोलते हैं रेंगती हुई इन्फ्लेशन, हो सकता है 2 to 3% के आसपास हो सकती है। इसके अलावा है फिर जैसे इसमें हाइपर इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा 10% से ज़्यादा है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन जब 10, 20, 30 तक पहुंच जाए। स्टैगफ्लेशन अभी हमने समझा था कि जब इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज द फिस्कल पॉलिसी टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी ला सकती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंजिंग रिवर्स रेशो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी, मीन्स अपने एक्सपेंडिचर्स को कम या ज़्यादा कर सकती है, टैक्सेशन को कम या ज़्यादा कर सकती है, वो आ जाएगा फिस्कल पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेके आता है और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट। व्हेन इन्फ्लेशन इज एंटिसिपेटेड पीपल टेंड टू, मीन्स जब जनरली इन्फ्लेशन इज एंटिसिपेटेड पीपल टेंड टू क्या होता है, स्पेंड लेस, सेव मोर, डिमांड हायर वेजेस, स्टॉप बोरोइंग। में जब लोग कम खर्च कर पाते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर ए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, उनकी जो कैपेबिलिटी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब जबकि इनपुट बहुत ज्यादा आने लगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज वेजेस ड्यू टू यूनियन प्रेशर, क्योंकि अगर वेजेस बढ़ गई तो फाइनल प्रोडक्ट का रेट भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फ्लेशन कैन बी मेजर यूजिंग टू, किससे, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। भारत में दो ही ये मीन्स इंडिकेटर्स है जिससे मेजर की जाती है इन्फ्लेशन। विच इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन मोस्ट कंट्री, सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में कौन से बैंक्स होते हैं, जनरली उनके अपने बैंक होते हैं जिनको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इज मोस्ट इफेक्टिव इन कम्बैटिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मीन्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, रिडक्शन इन टैक्स हो गया, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव कम्बैटिंग डिमांड, मतलब डिमांड कैसे कम हो, तो क्या होगा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, रिडक्शन इन टैक्स हो गया क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पैसे है, इंक्रीजिंग इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये भी नहीं होगा, मीन्स ये नहीं होगा, एक्सपेंशनरी ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा, रिडक्शन इन टैक्स, तो क्या हो जाएगा डी आंसर, क्योंकि इन तीनों से ही पब्लिक के पास पैसे की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जबकि डी ऑप्शन से क्या होगा, उनके पास पैसे की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी जिससे डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो हमने इससे जुड़े सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो सीरियसली अगर इन क्लासेस को आप ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो इकोनॉमिक्स को, तो इन क्लासेस से आप जुड़ सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।